तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास से यूट्यूब वीडियो में, जहां हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लासेस। ठीक है, ये कोई नॉर्मल क्लासेस नहीं होने वाली है, पहले बता दूं। ये जनरल कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को टारगेट करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगभग टच हो जाएंगे और बहुत सी एग्ज़ाम को आप अच्छे से कर पाओगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में साइटोलॉजी यानी कि सेल्स के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम सभी ने कहीं ना कहीं 9th 10th स्टैंडर्ड में इन्हीं चीज़ों से शुरुआत की थी। तो हम बेसिक्स से लेके चलेंगे, बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, हम पूरा बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, इस चैनल पर सपोर्ट करते हो तो बेहतरीन से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। आप बस सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास क्लास को। तो हम जो बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं उनका शुरुआत होने वाला है किससे? साइटोलॉजी से। ठीक है, देखो साइटोलॉजी दो चीज़ से बना हुआ है, साइटो और लॉजी। क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, साइटोलॉजी का देखो, साइटो शब्द आप जहाँ कहीं भी देखो, आप एग्ज़ाम में देखो, बुक में देखो, अगर आपको साइटो मिले यानी कि CYTO साइटो, तो साइटो का मतलब ही होता है सेल्स। ठीक है, कहीं पे सेल्स ना लिख के हम साइटो लिख सकते हैं, यानी कि साइटो मतलब सेल्स हो गया। तो साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल्स। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। इतना आप सभी को पता होगा मुझे लगता है, अगर आप जनरल कंपटीशन में हो तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है, इतना तो हम रट लिए होते हैं। तो साइटो मतलब सेल्स, लॉजी मतलब टू स्टडी, यानी कि स्टडी अबाउट सेल, यानी कि कोशिका के बारे में जानना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या होती है, वह कहलाता है ब्रांच हमारा साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में क्या करते हैं? हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो साइटोलॉजी तो हम हो गया, लेकिन आखिर ये सेल क्या है, कोशिका क्या है? हम सभी ने बचपन से ये चीज़ें पढ़ रखी हैं कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, फंडामेंटल और यूनिट कौन सी? हमारी कोशिका है। लेकिन ये कोशिका के है क्या? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों का यह क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सजीव अब हम किसे कहेंगे? सजीव जिसमें वृद्धि होता हो, जो चल फिर सकता हो। आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग रखते ही होगे। ठीक है, तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से हमारा सजीव बनता है। और इस सजीव को जो है इसको 5 भागों में बांटा है एक वैज्ञानिक, जिसका नाम है RH व्हिटकर। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, कि सजीव को 5 भागों में बांटने का कार्य कौन किया? तो वह RH व्हिटकर। कौन कौन से वो 5 भाग हैं देख लीजिए ज़रा सा। वो है पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। सजीवों को अलग अलग वर्गों में बांटने का काम किया था ये इन महाशय यानी कि इस वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्लास पूरा स्टार्ट होता है, वो तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, सेल की स्टडी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। अब यह साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया था, शब्द किसने दिया? सबसे पहले यह दिया था हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने, स्टूडेंट सॉरी बोल दें। साइटोलॉजी को किसने सबसे पहले एक शब्द दिया? तो वह दिया हर्टविग साइंटिस्ट ने। लेकिन इस साइटोलॉजी के जनक कौन होते हैं? तो इस साइटोलॉजी के जनक होते हैं रॉबर्ट हुक, जो कि सेल की भी डिस्कवरी की थी यानी कि खोज की थी 1665 में। आप सभी को ये इतना पता होगा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 में, इसीलिए हम इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। आप खुद सोचो, अगर कोशिका का खोज ही नहीं होता तो कोशिका विज्ञान नाम का कोई ब्रांच ही नहीं बनता। इसीलिए कोशिका का खोज करने वाले रॉबर्ट हुक को इसका जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे आधुनिक जनक, मॉडर्न कौन इसके फादर है, मॉडर्न फादर कौन है? वह है स्वान्स। ठीक है, और यही जाके आपको सेल थ्योरी भी देंगे कोशिका में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अगर भारतीय जनक पूछे, जो कि नया एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं अब, वह है A.K. शर्मा। ठीक है, A.K. शर्मा जी को साइटोलॉजी का इंडिया में फादर कहा जाता है। आप ध्यान रखना इन सभी पॉइंट को, और जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वही, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहने का क्या मतलब है कि देखो, क्या हम इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलके हमारे पूरे शरीर बना है, वह हो गया संरचना के रूप में, और इन्हीं सेल के एक दूसरे से परस्पर काम करने के कारण ही हमारा पूरा बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। ये हो गया क्रियात्मक इकाई। तो इसे कैसे समझ, इसे इस डायग्राम से समझो। देखो, जब एक स्पर्म और ओवा मिलता है तो सबको पता है क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जाइगोट किस प्रकार का सेल है, सिंगल सेल है, डबल सेल है, या हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद ध्यान रखना कि जाइगोट किस तरह से सेल है, सिंगल सेल है। जब स्पर्म और ओवा मिला, जब एक मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु आपस में मिला तो वह जाइगोट का निर्माण किया। और यही जाइगोट में जब सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन जन होता है तो वह अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिससे टिश्यू का निर्माण होता है। अब ये सेल डिवीजन क्या है ये समझो। सेल डिवीजन मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका है, ये कोशिका टूट के आगे दो अन्य कोशिकाओं में बन जाती है। ठीक है, और फिर इसमें दो होते हैं, फिर इसमें दो होती है। इस तरह करते करते अनगिनत जब कोशिकाएं निर्माण होती है, यानी कि एक पेरेंट सेल से जब दो या दो से अधिक पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर्स कोशिकाओं का निर्माण हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। एक कोशिका था, उससे टूटा दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, और इतना तो आपको सभी को याद ही होगा, पता ही होगा। टिश्यू है, फिर अंग बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनने से सिस्टम बनेगा, उसके बाद लिविंग पूरा बॉडी बनेगा। ठीक है, ये फिर से आ गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ से। तो रोबोट हुक को हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। आप सभी को मैंने अभी बताया, रोबोट हुक को जनक कहा जाता है साइटोलॉजी का। और इसी का एक बुक था माइक्रोग्राफिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया बुक के लेखक कौन थे, तो थे रोबोट हुक। ठीक है, और सजीव की जो कोशिका होती है, लिविंग सेल्स, इसकी खोज किसने की सजीव में, जो कि मतलब जीवित सेल्स की खोज किसने की, तो वह कही थी एंटोनियो लेवेनहुक ने 1674 से लेकर 76 के बीच में। ये लेवेनहुक जो है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जरूर की थी, लेकिन वह मृत थी, वह डेड थी, उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा था। लेकिन लेवेनहुक ने जब खोज किया तो इसमें हलचल हो रही थी, यानी कि यह एक जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, एंटोनियो लेवेनहुक। और लेवेनहुक के ही कुछ हम देख लेते हैं और खोजें जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ। इन सभी की खोज भी एंटोनियो लेवेनहुक ने किया था। ठीक है, बैक्टीरिया का, स्पर्म का, आरबीसी का और प्रोटोजोआ का भी। अब आते हैं हम सेल थ्योरी की, जो कि आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में देखो, कई साइंटिस्ट हैं, कई अपने अपने जो भी विचार होते हैं, थॉट्स दिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनमें से एक ही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। बाकी सब भी मेन है, पर उतना नहीं कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए। हो सकता है एक बार, लेकिन एक नज़र डाल ही देते हैं, क्या पता एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप टिक कर सको कुछ। सेल थ्योरी का पहला विचार दिया था डुचोट ने 1829 में। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि वही सेल डिवीजन होता है, उसके बाद उससे एक ग्रुप बनता है सेल्स का, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ये तो उतना कुछ खास नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा विचार दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि पहले से जो सेल है उसी से नया सेल बनता है। ठीक है, इसका यही विचार था कि पहले से
पहले से सेल है उसी से नए सेल बनते हैं, यानी कि पेरेंट सेल है उसमें जब सेल डिवीज़न होगा तो उसमें डॉटर सेल बनेंगे, इन्होंने बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब आते हैं हमारा मेन काम की पॉइंट पे, वह है 1829 में तीसरा विचार दिया था स्वीडन और स्वान ने। दोनों दो साइंटिस्ट थे, स्वीडन और स्वान, दोनों ने मिलकर 1829 में सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत का तीसरा विचार दिया। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि सेल थ्योरी किसने दिया तो आप स्वीडन और स्वान को टिक करके आना, वही सही होता है। इनका पॉइंट्स क्या था, किस पहला पॉइंट था इसका, सेल बेसिक यूनिट है सजीव की। सब जानते हैं अभी हम कि सेल बेसिक सबसे फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और यूनिट है हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दूसरा बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब कि जितने भी कोशिकाएं हैं वह सभी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोशिकाओं से बन रहे हैं या तो उसकी प्रोडक्ट से बने हैं। ये भी बात सच है कि जाइगोट कैसे बनता है, जब दो स्पर्म और ओवम मिलता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर वो कोशिका विभाजन होता है। तीसरा दिया था कि नई सेल्स बनता है पुरानी कोशिका से, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेल है इसमें डिवीजन होगा तो अलग अलग सेल बनेगी। तो ये थे सेल थ्योरीज। अब आते हैं हम इसके कुछ पार्ट्स पे, ठीक है। उससे पहले आप देखिए लिविंग सजीव जो है उसे दो दो तरह से बांटा गया है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसमें कोशिका एक सिंगल हो, एक सिंगल कोशिका ही हो, बस एक कोशिका हो, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय में होता है बैक्टीरिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम। बहुकोशिकीय में होता है प्लांट सेल, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में कितना सेल्स होता है, लगभग बहुत ज़्यादा सेल्स होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हिंदी में हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। पहले बात तो यह कोशिका झिल्ली दुई झिल्ली होती है, यानी कि दो लेयर्स होते हैं इसमें। क्या, कोशिका झिल्ली दो लेयर्स होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली कितने लेयर की होती है तो दो लेयर की होती है, दुई झिल्ली होती है, ठीक है। इस तरह से दुई झिल्ली होती है, ठीक है। और ये ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होती है। नीचे वाले भाग को टेल कहते हैं जिसको जो हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, आप समझो। ऊपर वाला भाग जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी में घुलनशील होता है। अगर कोई भी चीज़ हाइड्रोफिलिक है तो वह पानी में आसानी से घुल सकती है। अगर वही चीज़ अगर हाइड्रोफोबिक कोई चीज़ है तो वह पानी में अघुलनशील है। जैसे तेल पानी में कभी नहीं घुलता है तो वह क्या हुआ है, हाइड्रोफोबिक हो गया है। और जो घुल जाता है वह हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर कोशिका झिल्ली आपसे पूछे किससे बना होता है तो यह फास्फोलिपिड से बना होता है। कोशिका झिल्ली मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स, ठीक है। अब इसके कॉम्पोजिशन देखते हैं, घटक देखते हैं कोशिका झिल्ली के घटक क्या क्या है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड से बना होता है, क्योंकि हम सभी ने अभी पढ़े फास्फोलिपिड्स, उसमें लिपिड्स आ रहे हैं। उसमें प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं, वह कितने होते हैं 52% तक ये होते हैं। प्रोटीन 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में CHO इस तरह से लिखता है, ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली नाम से ही सुन रहा है झिल्ली है, यानी कि एक देखो ये मान लीजिए हमारा कोशिका है, इसके चारों तरफ इस तरह से होगा क्या, कोशिका झिल्ली। ये ना सेमी सेलुलर होते हैं, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, यानी कि कुछ चीज़ें तो इससे पार हो सकते हैं पर कुछ चीज़ें पार नहीं हो सकती है, ठीक है। यह क्या करता है, कोशिका के अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण करता है। इसमें जो फ्लूइड है और इसके बाहर जो फ्लूइड है, ऐसा नहीं होगा अगर ये झिल्ली नहीं होगा तो ये फ्लूइड इसके अंदर चल जाएगा, ये फ्लूइड इसके अंदर बाहर हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोशिका झिल्ली जब है तो यह ऐसा चीज कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन कभी नहीं हो सकता। कोशिका झिल्ली क्या करता है, अंदर वाले फ्लूइड को बाहर नहीं आने देता है, बाहर वाले फ्लूइड को अंदर नहीं आने देता है। कोशिका झिल्ली को सिर्फ वही फ्लूइड अंदर जा सकता है जो इसको पार कर सके, यानी कि अर्ध पारगम्य है।
यही नियंत्रण का कार्य कौन करता है? यह कोशिका झिल्ली प्रोटेक्शन देने का काम करता है एक तरह से। अगला पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, और जो केंद्रक जो सबसे मेन होता है कोशिका में। ये कोशिका है, बीच में होता है एक न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में किस में न्यूक्लियस डेवलप होता है, तो वह यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। और इसका खोज किसने किया था? उसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल्स जो होते हैं उनके जो सबसे बड़े भाग होते हैं वह न्यूक्लियस होते हैं। सबसे बड़े भाग न्यूक्लियस होते हैं। आप जब भी किसी सेल्स का डायग्राम देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। इसे सेल का मैनेजर भी कहा जाता है या दिमाग, यानी कि पूरे सेल्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है, इसीलिए इसे मैनेजर कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के आरसीबी में, आरबीसी सॉरी, ह्यूमन बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है आरबीसी, उनके जो कण होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरह से प्लांट सेल में, सेल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसको हम फिर 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। उसे अब देख लेते हैं एक तरह से। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है उसके इस तरह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक झिल्ली, और ये किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। और इस तरह से सेल होता है, इसके चारों तरफ भी झिल्ली होता है, उसको हमको कोशिका झिल्ली बोले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर केंद्रक झिल्ली, लिपोप्रोटीन से बना होता है। अगला है न्यूक्लियर प्लाज्मा, केंद्रक द्रव। यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इससे इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ये केंद्रक था हमारा, न्यूक्लियस था, इसके अंदर में जो फ्लूइड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। इसी में न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ आता है, जिसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। अगला है हमारा न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स का कलर कैसा होता है? बैगनी होता है, पर्पल। सबसे पहले तो एग्जाम आपसे यही पूछता है, इसका बताइए, कलर बताइए, और ये कब दिखता है? तो जब सेल डिवीजन होता है तभी यह दिखाई पड़ता है आमतौर पर। अगला है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो चौथा भाग है, लास्ट है, क्रोमेटिन। यह धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और यह डीएनए बनाने का कार्य करता है। कौन? क्रोमेटिन। अब हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं अच्छे से। न्यूक्लिक एसिड जिससे में क्या क्या होता है? 2 चीज़ होती है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। अब डीएनए आरएनए का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लो, का कि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एनए का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड, आर लगा हुआ है तो राइबोस, डी लिखा है तो डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डी मतलब कहाँ पे लगता है? जहाँ पे 2 चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 हेक्सेस होते हैं। डीएनए 2 स्टैंड होता है इस तरह से, 2 स्टैंड, सॉरी ये क्या बन गया? डीएनए 2 स्टैंड पे होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। इसमें एक स्टैंड होता है, इसलिए यह आरएनए और डीएनए में डीऑक्सी होता है, ठीक। सबसे पहले देखिए डीएनए की मॉडल यानी कि संरचना सबसे पहले किसने बताया कि डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है? तो वह कौन थे? वह थे वाटसन व क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि डीएनए का संरचना इस तरह से होता है, वाटसन और क्रिक ने बताया था। जबकि आरएनए के मॉडल को उसने दिया, फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह एक कुंडलित संरचना है, जबकि यह द्विकुंडलित संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डीएनए और आरएनए में सीधा से अंतर यहाँ पे मतलब बताया गया है। डीएनए में न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन आरएनए में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में दिखाई पड़ता है कौन? डीएनए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आरएनए में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए, जबकि प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है आरएनए। आरएनए जहाँ भी आपको राइबोस दिखे ना, वहाँ समझ जाओ वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है वहाँ से, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के पास 2 राइबोज होते हैं, जबकि आरएनए के पास 1 राइबोज होते हैं, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं कौन? डीएनए और आरएनए दोनों बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, देखो ये समझा देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वह बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है। शुगर से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस उससे बना होता है, फॉस्फेरिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब शुगर में भी, सरकारा में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से शुगर, यानी कौन से राइबोस, तो वह राइबोस शुगर के बने होते हैं। ठीक है, राइबोस शुगर से बने होते हैं। और नाइट्रोजन बेस क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिससे मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है और यही न्यूक्लियोटाइड जब बहुत ज़्यादा संख्या में होती है तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब बात आती है नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 तरह से होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन आता है, गुआनिन आता है, जबकि पिरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिल आता है। ठीक है, यही डीएनए में ये जो है एडेनिन जुड़ा हुआ रहता है, किससे? हाइड्रोजन बंद होता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एडेनिन जुड़ा हुआ रहता है थाइमिन से, और ये साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है गुआनिन से। ये हो गया डीएनए में। लेकिन आरएनए में यहाँ पे क्या होता है कि एडेनिन थाइमिन से ना जुड़कर इससे यूरोसिल से जुड़ा हुआ था, यही अंतर होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर देना।